दूरपुर जंगल में मानो चिड़ा और उसका परिवार रहता था। मानो चिड़े ने सेठ कालू कौवे से कुछ उधार लिया हुआ था। वो अपने खेत में बैठा खेती कर रहा था। इस बार उसका खेत हरा भरा था और खेती बहुत अच्छी हुई थी। वो अपने खेत में काम करते हुए बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है। रानो, इस बार हमारी खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार मैं फसल बेचकर अपने बच्चों की सारी खुशियाँ पूरी करूँगा। पापा, क्या हम इस बार स्कूल जा पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं अपने बच्चों को नई किताबें और बैग भी लेकर दूंगा। पापा, क्या आप मुझे बैट बॉल भी लेकर देंगे? हाँ, मैं अपने बच्चों को सब लेकर दूंगा। वो परिवार हंसी खुशी खाना खाते हैं। रात हो जाती है और सब आराम से सो जाते हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। कबूतर तेजी से उड़ता हुआ मानो चिड़े के घर की तरफ आता है। मानो भाई, जल्दी उठो, तेज बारिश शुरू हो गई है और सारा पानी फसलों में भर रहा है। मानो चिड़ा जल्दी से उठता है। बच्चे भी उठ जाते हैं। रानो, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मानो चिड़ा घर से बाहर निकलता है और तेज बारिश में ही उड़ता हुआ अपने खेत की तरफ चला जाता है। मगर उसकी फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वो अपनी फसल को देखकर उदास हो जाता है। ऊपर वाले, ये क्या हो गया? इस फसल को लेकर मैंने और मेरे परिवार ने कितने सपने सजाए थे। अब मैं अपने परिवार को जाकर क्या कहूँगा? मानो चिड़ा सारी रात बारिश में भीगता रहा और अपनी फसल को पानी में डूबा हुआ देखता रहा। सुबह हो जाती है, बारिश थम जाती है। रानो चिड़िया खेत में आती है। मानो जी, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल पानी में डूब गई। अब हम क्या करेंगे? इसी सोच में मैं सारी रात यहाँ बैठा रहा कि अब हम क्या करेंगे। मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशात कैसे पूरी करूँगा? आप परेशान ना हो, ऊपर वाला बेहतर करेगा। मानो चिड़ा उड़ता हुआ सेठ कालू के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ समय दें, मैं आपका सारा पैसा लुटा दूंगा। मेरी सारी फसल पानी में डूब गई है। मैंने सोचा था कि फसल को बेचकर मैं अपना सारा उधार चुका दूंगा, लेकिन वो तो रात के तूफान से सारी तबाह हो गई। मुझे तुम पर दया नहीं आएगी। जब तुमने पैसे लिए थे तो तुमने कहा था कि फसल बेचकर तुम मेरे सारे पैसे लुटा दोगे। फसल तुम्हारी खराब हुई है, मेरी नहीं। अब तुम्हारा खेत और तुम्हारा घर मेरा हुआ। तुम अभी इसी वक्त अपने खेत को और अपने घर को खाली कर दो। अगर तुमने अपना खेत और घर खाली ना किया तो मेरे नौकर आकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। मानो चिड़ा उदास होकर घर वापस जाता है। रास्ते में उसे कबूतर मिलता है। मानो भाई, बहुत अफसोस हुआ कि रात के तूफान ने आपकी सारी फसल तबाह कर दी। हाँ कबूतर भाई, मैंने सेठ कालू से पैसे उधार लेकर खेती की थी। अब उधार भी नहीं चुका पाया तो सेठ कालू ने मुझे घर खाली करने का बोला है। मानो भाई, मैं जरूर आपकी मदद करता, लेकिन मेरे पास तो खुद पैसे नहीं हैं। मानो चिड़ा अपने घर जाता है और अपने परिवार को जाकर सारी बात बताता है। मानो चिड़िया अपना सामान बांधती है और वो सब अपने घर से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और अपने घर को देखने लगते हैं। फिर वो सारा परिवार वहाँ से उड़ता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जब वो दूसरे जंगल पहुँचते हैं तो उन्हें एक साधु पक्षी एक कुटिया के बाहर तपस्या करते हुए दिखाई देता है। वो सब उसके पास जाते हैं। तुम एक सच्चे और ईमानदार पक्षी दिखाई देते हो। सच्चाई तुम्हारी आंखों से साफ साफ झलक रही है। क्या आप स्वदेशी पक्षी हो? मानो चिड़ा अपनी दुख भरी कहानी साधु पक्षी को सुनाता है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं रही। हम सोच रहे थे कि अगर कोई बड़ा पेड़ नजर आ जाए तो हम एक छोटा सा घोंसला बनाकर अपनी रात गुजार लेंगे। तुम मुझे सच्चे और अच्छे पक्षी लगे हो। अगर आप चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। वो सब खुश हो जाते हैं और कुटिया के अंदर चले जाते हैं। वो कुटिया टूटी पड़ी थी लेकिन रहने के काबिल थी। रानो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर ले आता हूँ और उन्हें शहर में बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है। मानो चिड़ा जंगल जाता है और बहुत मेहनत से कुछ लकड़ियां काटता है और उन लकड़ियों को शहर वाले जंगल जाकर बेच देता है। पैसे तो कम मिलते हैं लेकिन फिर भी वो लकड़ियां बेच देता है। फिर मानो चिड़ा बाजार जाता है और कुछ सब्जियां खरीदता है।
और वापस चला जाता है। रानू चिड़िया सब्जी पकाती है और फिर रोटियां बनाती है और बड़ी प्लेट में सजाकर कुटिया के अंदर ले जाती है। वो सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है। जंगल में सन्नाटा था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। सुबह हो जाती है। मानू चिड़ा फिर से कुल्हाड़ा लेकर खड़ा था। मानू जी जल्दी वापस आइएगा, कल भी गुड़िया आपके बिना ही सो गई थी। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मानू चिड़ा घने जंगल की तरफ उड़ता है। वो उड़ते उड़ते जंगल के अंदर चला जाता है। वहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाऊँ। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? पहले मैं इस तरफ कभी नहीं आया। मानू चिड़े को दूर एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वो क्या है? शायद कोई घर हो। मानू चिड़ा उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। बारिशों का मौसम था। हर तरफ बारिश हो रही थी, मगर सुंदरपुर जंगल में एक बार भी बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उस जंगल में गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। बहुत से पक्षी तो जंगल छोड़कर जा रहे थे। कवे भैया, आप सब कहाँ जा रहे हो? चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तो अब नदी में भी पानी खुश्क हो गया है और खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। आप सब इस तरह जंगल छोड़कर मत जाओ, जल्द ही बारिश भी हो जाएगी। रानू चिड़िया उन्हें समझाने की कोशिश करती है और मन ही मन में सोचती है, मुझे मिठू राजा को जाकर बताना चाहिए। ऐसे ही अगर हर पक्षी जंगल छोड़कर जाता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। रानू चिड़िया मिठू राजा के पास जाती है और सारी बात बताती है। राजा जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो वीरान हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मिठू महाराज अपने सैनिक उल्लू को बुलाता है। उल्लू, जरा पता लगाओ, हर जंगल में बारिश हो रही है, आखिर हमारे ही जंगल में बारिश क्यों नहीं हो रही? तुम अभी बादल के पास जाओ। क्या हुक्म राजा जी, मैं अभी जाता हूँ। उल्लू 2 सिपाहियों के साथ बादल के पास जाता है। अरे बादल भाई, हमारे जंगल में बारिश क्यों नहीं बरसा रहे हो? आते हो और हर एक का दिल ललचा कर चले जाते हो। हर पक्षी बारिश का आनंद लेने के लिए बेचैन है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर पक्षी नहीं। क्या क्या मतलब? हम बारिश बरसाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मगर एक बूढ़े कबूतर का घर बहुत कमजोर है। जब भी हम बारिश बरसाने लगते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि बारिश ना हो ताकि उसका घर बच जाए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता हम बारिश नहीं बरसाएंगे। अच्छा, तो ये बात है, मैं अभी जाकर राजा जी को बताता हूँ। उल्लू मिठू महाराजा के पास वापस आता है और सारी बात बताता है। हमें अभी कबूतर के घर जाना होगा, ना जाने वो बेचारा किस हाल में होगा। मिठू महाराजा अपने सिपाहियों के साथ कबूतर के घर जाता है। कबूतर, क्या हुआ है आपको? मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि आप बीमार हैं। जंगल का राजा होने के नाते मुझे सब पक्षियों की खबर रखनी चाहिए थी। राजा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। शायद अब मेरा जाने का समय आ गया है। कबूतर चाचा, आप ऐसी बातें ना करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हमें माफ कर दें, हमें आपकी खबर लेनी चाहिए थी। उल्लू, जाओ और जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाओ। उल्लू सिपाही बुलबुल को बुला लाता है। राजा जी, कबूतर चाचा को तो खास दवा की जरूरत है और वो तो बड़ी डॉक्टर बुलबुल जी ही बना सकती हैं। मैंने उनसे ही डॉक्टरी का कोर्स किया था। वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। मिठू महाराजा जी, मुझे पहाड़ों वाले जंगल का पता है, वहाँ मेरी मौसी रहती है। आप उल्लू सिपाही को मेरे साथ भेज दें, मैं अभी बड़ी बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती। फिर समय जाया किए बिना चिड़िया और सिपाही उल्लू बुलबुल डॉक्टर के पास पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। वो बड़ी बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर जी, हम सुंदरपुर जंगल से आए हैं,
हमें छोटी बुलबुल ने भेजा है आपके पास खास दवा लेने के लिए। आप हमें वो खास दवा दे दें। चिड़िया, दवा तो मैं दे दूं, मगर उसे बनाने के लिए कुछ खास फूलों वाली जड़ी बूटियों की जरूरत होगी, जो यहाँ से कुछ ही दूर मैदान में है। बुलबुल डॉक्टर जी, हम अभी जाकर वो ले आते हैं। चिड़िया और सिपाही उल्लू उस मैदान की तरफ जाते हैं और खास पीले रंग की जड़ी बूटियाँ ले आते हैं। बड़ी बुलबुल डॉक्टर उन्हें दवा बनाकर दे देती है और वो दवा लेकर अपने जंगल वापस कबूतर चाचा के घर आ जाते हैं। ये ले कबूतर चाचा, हम दवा ले आए। चिड़िया कबूतर चाचा को वो खास दवा पिला देती है। कबूतर चाचा कुछ ही लम्हे बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिट्ठू महाराजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है, सिपाहियों, आज शाम तक कबूतर चाचा के लिए एक मजबूत और सुंदर सा घर बना दो। मिट्ठू महाराजा के सिपाही जल्द ही घर बना देते हैं। बादल ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और खूब बारिश बरसाते हैं। बारिश आ गई, आखिर बारिश आ ही गई। बारिश के आते ही सभी पेड़ पौधों में जान आ जाती है। वो सब खुशी से झूम रहे थे और जंगल के सभी पक्षी बारिश में खूब नहाते हैं और संगीत गाते हैं।